ज्ञान के अंतर्गत आज 9वें दिवस पर ग्रुप संख्या 2 की ओर से बोध है संसाधन के रूप में मानव। इसके जो अपेक्षित सीखने के प्रतिफल हैं, नंबर 1 मानव संसाधन की अवधारणा को स्पष्ट करता है। नंबर 2 मानव संसाधन के महत्व को स्पष्ट करता है। नंबर 3 मानव को संसाधन में बदलने की प्रक्रिया को समझता है। संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान। छात्र आर्थिक संसाधन के विषय में जानता है, संसाधन के अर्थ को समझता है। छात्र आर्थिक और अनार्थिक क्रिया को जानता है। समाज में विभिन्न भूमिका निभाने वाले लोगों के विषय में जानता है। बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी जैसी परिस्थितियों से परिचित है। त्रुटि विश्लेषण। संभावित त्रुटि मानव संसाधन का अर्थ नहीं जानता है। त्रुटि का समाधान मानव संसाधन के अर्थ को समझाना। नंबर 2 मानव संसाधन का महत्व नहीं जानता है। समाधान मानव संसाधन के महत्व को स्पष्ट करना। नंबर 3 मानव को संसाधन में बदलने की प्रक्रिया नहीं जानता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल द्वारा मानव को संसाधन में बदलने की प्रक्रिया को समझाना। सुझावात्मक शिक्षण नीति। नंबर 1 व्याख्यान नीति। शिक्षक व्याख्यान के माध्यम से मानव संसाधन का अर्थ, महत्व व मानव संसाधन निर्माण की प्रक्रिया को समझाएगा। प्रदर्शन नीति। शिक्षक चार्ट, प्रोजेक्ट, सर्वदृश्य उपकरणों की सहायता से मानव संसाधन का अर्थ, महत्व व मानव संसाधन निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करेगा। चर्चा द्वारा शिक्षक चर्चा द्वारा संबोध को स्पष्ट करेगा। भ्रमण विधि। शिक्षक समाज के विभिन्न लोगों के पास छात्रों को ले जाकर संसाधन निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल की भूमिका को स्पष्ट करेगा। आकलन की रणनीति। प्रश्नोत्तर के द्वारा चर्चा करवाकर, प्रोजेक्ट निर्माण करवाकर, रोल प्ले करवाकर, सीखने के प्रतिफल पर आधारित प्रश्न। मानव संसाधन का अर्थ क्या है? नंबर 2 अपने गांव के लोगों की सूची बनाइए जो विभिन्न व्यवसायों में हैं। नंबर 3 मानव को संसाधन में कैसे बदला जा सकता है। नंबर 4 मानव संसाधन राष्ट्र के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। नंबर 5 मानव यदि संसाधन में नहीं बदला तो इसका प्रभाव क्या होगा। इसका जो नंबर 2 है www.hrd.org, यूट्यूब, CABP, NCERT पुस्तक और संतोषा किसी प्रकार के संसाधन निर्माण कहलाता है। मानव को तथा कौशल बनाकर मानव संसाधन निर्माण किया जाता है। मानव संसाधन निर्माण है वह मानव जो समाज व राष्ट्र के काम आता है, मानव संसाधन कहलाता है। यदि मानव संसाधन में बदल गया तो राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु यदि वह संसाधन में नहीं बदला तो वह राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है। ग्रुप संख्या 2। कैप्सूल में फीडबैक के लिए आप लोग किसकी से बच्चे 1 से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रहे प्रशिक्षण के 9वें दिन आप सभी का स्वागत। और हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण। तो इसके लिए ये संबोध लेकर आ रहे हैं रुकेश चौहान जी। हमें जो टॉपिक मिला है कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण, इसमें हमने बच्चों के लिए अपेक्षित सीखने के प्रतिफल में 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं जो चाहते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद बच्चे ये सीख पाएंगे। इसमें पहला है छात्र कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। दूसरा, छात्र सरलता से शब्दावली को समझकर पाठ को शीघ्रता से समझते हैं। छात्र अधिगम में शब्दावली का प्रयोग सरलता से करते हैं। ये हमारे सीखने के प्रतिफल थे। अगला हमारा जो है वह संबोध से संबंधित अवधारणात्मक भूमिका, यानी बच्चे को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित पहले से ही कितना ध्यान मौजूद है। पहला इसमें छात्र साम्राज्य को समझते हैं, छात्र मजदूर शब्द को समझता है,
तीसरा है छात्र राष्ट्र को समझते हैं। चौथा, छात्र समकालीन विश्व में भारत को समझते हैं। अगला है इसमें हमारा चर्चा करके अनुभव के आधार पर विश्लेषण, यानी जो बच्चा त्रुटि कर सकता है उसका हमने जो अनुमान लगाया है उसमें पहला है हमारा संभव त्रुटियों में जिनमें क्या अक्सर बच्चा नहीं बोल पाता या उसे समझ नहीं आता कि गिरमिटिया किसे कहते हैं। इसमें समाधान हमारा ब्रिटिश काल में मजदूरों का अध्ययन करेंगे और इसके आधार पर हम बच्चों को बताएंगे कि गिरमिटिया मजदूर कौन होता है। दूसरा है कुछ निवेश, इसका समाधान है हमारे पास स्वतंत्रता से पूर्व भारत ब्रिटेन के संबंधों के द्वारा समझाना। तीसरा हमारे पास निकुंज, इसको हम राजशाही का अध्ययन के द्वारा समझा सकते हैं बच्चों को। चौथा है हमारे पास समकालीन शब्द का अर्थ, नहीं समझ पाते हैं जो बच्चे, इसको संभावित समाधान के जो रखा है इसमें वो है आधुनिक विषय के परिवेश के अध्ययन द्वारा समझाना। अगला जो इसमें आता है हमारे पास वो है सुझावात्मक शिक्षण विधि, यानी हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। पहला इसमें पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे अवलोकन विधि। दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण, बोर्ड पर व्याख्या। अब इसमें हमारे पास अगला आता है आकलन रणनीति। पहला इसमें हमारे पास चर्चा परिचर्चा, दूसरा संभाषण, तीसरा चित्रों को दिखाकर प्रश्नोत्तर। अब इसमें हमने प्रश्न रखे हैं संवाद सीखने के प्रतिफल पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न हमने जो रखा है वो है समकालीन विषयों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। दूसरा है वाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा केंद्रीय द्वीप समूह में ले जाए गए भारतीय मजदूरों को क्या कहते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है हमारे पास भारत किस साम्राज्यवादी देश का उपनिवेश था। इसमें हमारे संदर्भ विकिपीडिया है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, यूट्यूब पर कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण की वीडियो है। आगे जो समोसा है वो गुरुजी बताएंगे आपको। धन्यवाद सर। देखिए जैसा कि ये टॉपिक थोड़ा सा अन्य टॉपिकों से हटकर है, इसमें हमें केवल कुछ विशेष शब्दों को लेकर के जो कि छात्र अपने पठन पाठन में थोड़ा उसको समझ नहीं पाते हैं, ऐसे शब्दों पर हमने छात्रों का फोकस करना है और छात्रों को समझाना है किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रदर्शन विधि है या उदाहरण देकर के अन्य चीजों का, इस तरह से कि वो शब्द उनके मन में बैठ जाए और वो जो है उसे भूले ना। तो इसके लिए जैसे हमारे पास काफी शब्द आते हैं सब्जेक्ट के अंदर, राष्ट्रवाद जैसे आते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना। तो इसके लिए हम छात्रों को एक उदाहरण दे सकते हैं कि कोई छात्रों बताओ आप अगर मान लिया भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो आप सब चाहेंगे कि पाकिस्तान जीत जाए, तो वो एकदम से रिएक्ट करेंगे कि नहीं जीतेगा तो भारत ही हम चाहेंगे। तो ये इस टाइप के अनेक उदाहरण दे करके हम जान लेते हैं कि ये भावना जो आ रही है ये क्या है, यही तो है राष्ट्रवाद की भावना। इसके अलावा जैसे साम्राज्यवाद है, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपनी शक्ति एवं गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, तो इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। एक शब्द जैसे वो आता है कोरियानिस्ट बल, तो मैं थोड़ा यहाँ समझाना चाहूंगा। जैसे कि हमारी पृथ्वी है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और घूमने के कारण क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार की पौधे होती हैं उनकी दिशाओं में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है कोरियानिस्ट बल के कारण। तो होता क्या है कि जैसे हमेशा जो वायुदाब है इस पर निर्भर करता है, वायुदाब का वायुदाब से क्या संबंध होता है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। फैराडे का जो नियम है उस पर आधारित है। जो हमारी पृथ्वी का वो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, जिस कारण से जो वायुदाब जब जहां पर जैसे ये
कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, विषुवत रेखा और मकर रेखा है। तो होता क्या है कि जो विषुवत की रेखा है उस पर सूरज वर्ष भर लंबवत चमकता है, और जो मकर रेखा है वो क्या होता है कि माह आपके सितंबर से लेकर के दिसंबर तक इस पे ताप सूर्य जो है सीधी रेखा में आता है, और यहाँ पर आपके मार्च अप्रैल में सीधा चमकता है। तो इसके कारण क्या होता है, जहां पर ताप होगा, ताप जहां पर होगा वहां पर वायु दाब घटेगा, ठीक है। और वायु दाब जब घटेगा तो क्या होगा, वायु दाब का वायु दाब से क्या संबंध होता है ये मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे आपने दो बर्तन में पानी भर दिया, एक में कम है एक में ज्यादा है, अगर इनको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो जो अधिक भरा हुआ बर्तन है वो कम भरे हुए बर्तन की तरफ पानी जाएगा, और जब तक बराबर लेवल ना हो जाए तब तक वो पानी बहेगा। तो वही संबंध वायु दाब का वायु दाब से होता है। जब वायु दाब अधिक हो जाता है और वायु दाब जहां कम होता है तो क्या होता है, जो कम वायु दाब वाला क्षेत्र होता है वहां से जो है पवनें उठना शुरू हो जाती हैं कम वायु दाब होने के कारण। और जो कोरियलिस यहाँ कम वायु दाब होता है तो यहां से पवनें जब उठती हैं तो कोरियलिस बल के कारण क्या होता है कि जो दक्षिण से हवाएं उठती हैं वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, और जो उत्तर से हवाएं आती हैं वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, और यहाँ पर आते ही फिर दिशाओं में उनका परिवर्तन हो जाता है, और आगे चलकर मानसूनी जो वर्षा है उसका कारण यही बनता है, और मानसून भी इन्हीं हवाओं को कहते हैं, हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन को। तो इस तरह से हम विद्यार्थियों को जो कठिन शब्द है उनको किसी उदाहरण के माध्यम से समझा करके, ताकि हमेशा के लिए वो उस चीज को अपने अंदर ढाल लें और वो कभी भूले ना। धन्यवाद। कैरियोलिस में सबसे पहले पूछा था फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले पूछा फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे कि ये उत्तरी गोलार्ध में जो दाहिनी तरफ पवन को बढ़ा देता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो बाईं तरफ पवन को बढ़ा देता है, जो समझ पाएगा। लेकिन कैरियोलिस वॉज द साइंटिस्ट, तो उन्होंने इस प्रभाव को खोजा था कि खरा होगा नियम यहाँ भी काम कर रहा है, इसलिए उनके लिए उनके नाम पे कैरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। यह भागवत जी के द्वितीय सत्र में सभी महानुभावों का इस डाइट के प्रशिक्षण हॉल में सभी का स्वागत है। यहाँ पर बैठे हुए हमारे प्रशिक्षण देने वाले हमारे नोडल अधिकारी और सभी प्रशिक्षणार्थियों, आज इस अवसर पर मैं आप सभी सब पर थोड़ा सा कुछ बातें व्यक्त करना चाहता हूं जो मेरे मन में थी कि 10 दिवसीय प्रशिक्षण रहा। विद्यालय का नाम राउमावी गातू राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गातू है, विकासखंड नौगांव। मेरी जो शिक्षक पोर्टल आईडी है 133521, विषय हिंदी, और मेरा जो संबोध है वो रस है। रस से आप सभी जो शिक्षक है वो परिचित है, और हिंदी जो हम पढ़ते हैं उसमें जो काव्य है, काव्य की यहाँ तक कि जो अन्य पंक्तियां भी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं रस होता है, इसलिए हिंदी में तो रस बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष है। तो मेरा संबोध रस था। रस में जो है अगला तो द्वितीय जो रहेगा वो अपेक्षित सीखने के प्रतिफल है। मैंने प्रयास किए और कोशिश करी कि वो अच्छा बने, तो इसमें जो प्रतिफल सामने आए वो था छात्र रस को परिभाषित करते हैं। उच्च छात्र रस में भेद करते हैं। छात्र गीत लय रस से, गीत लय से रस का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो अगला मेरा बिंदु है वो है संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान। छात्र सामान्यता रसों के बारे में जानते हैं, छात्र कुछ रसों की पहचान करते हैं, छात्र दैनिक जीवन में रस पदों का प्रयोग करते हैं। अगला जो
शिक्षण में जो संभावित त्रुटियां थी इस प्रकार से है। छात्र रस को परिभाषित करने में त्रुटि करते हैं, छात्र काव्य में रस छाटने में त्रुटि करते हैं, छात्र रस से भेद करने में त्रुटि करते हैं। जैसे छात्र रस को पढ़ा, इसका जो संभावित समाधान होगा, छात्रों को रस की परिभाषा का अध्ययन करवाकर, अगला जो था वे अध्यापक द्वारा काव्य की पंक्तियों में रसों का अध्ययन करवाकर, और अगला था अध्यापक द्वारा रसों के भेद बताकर। शिक्षा विधियों में व्याख्यान विधि और लेखन विधि मैंने यहाँ पर नोट करवाई। और अगला जो है आकलन की रणनीति। तो आकलन की रणनीति में छात्रों से रस संबंध प्रशिक्षण, छात्रों से रसों का भेद करवाकर, छात्रों से रस काव्य की पंक्तियों का वाचन करवाकर। अगला जो बिंदु है वो ये है संभावित सीखने के प्रतिफल पर आधारित प्रश्न, रस क्या है परिभाषित करें। दूसरा प्रश्न है रसों के भेद बताइए। रस के किसी एक भेद को स्पष्ट करें, श्रृंगार रस की व्याख्या करें, रस एवं छंद में अंतर स्पष्ट करें। संदर्भ स्रोत इसमें पाठ्य पुस्तक और इंटरनेट है। संबोध सार, इसमें संबोध सार में हम पहले रस के शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास। रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में काव्य के पढ़ने से जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिका होकर अलौकिक है, अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा संस्कृत में कहा गया। रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। भरत मुनि जो है बहुत बड़े रस जाता हुए, भरत मुनि ने प्रथम 8 रसों में श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स को प्रधान रस मानकर क्रमशः हास्य, करुणा, अद्भुत तथा भयानक रस की उत्पत्ति इसे मानी है। श्रृंगार के अंतरिक्ष से हास्य, रौद्र तथा वीर रस कर्म के परिणाम स्वरूप करुणा तथा अद्भुत एवं वीर विभत्स दर्शन से भयानक उत्पन्न होता है। के प्रकार मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के हैं, जो इस प्रकार से। नंबर 1 श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है। नंबर 2 हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास है। नंबर 3 करुणा रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। नंबर 4 रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। नंबर 5 वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। नंबर 6 भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है। विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव घृणा है। अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव आश्चर्य है। शांत रस, जिसका स्थायी भाव विवेक है। इसके साथ साथ 2 अन्य रसों की भी चर्चा सामने आई है, उनको रस की श्रेणी में रखा गया है। बादशाह रस जो है 10वां एवं भक्ति रस 11वां रस माना गया है। बादशाह रस का स्थायी भाव वत्सल है और भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति है। तो इस प्रकार से ये मेरा जो है संपुट है, मैंने यही तक यहाँ पर खत्म करा है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को शुभ नमस्कार। मैं मणिराज सिंह, सहायक अध्यापक एमटी, राजकीय इंटर कॉलेज बडोली, विकासखंड नौगढ़। मुझे जो संबोध मिला है वह है वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित जो अपेक्षित सीखने के प्रतिफल हैं, इनसे संबंधित जो प्रतिफल हैं सीखने के, वह है छात्र वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करते हैं। छात्र क्या है? वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करते हैं। छात्र स्वर वर्णों का मात्रा के रूप में स्पष्ट उच्चारण करते हैं।
जो क्या है स्वर वर्ण है, उनका जो बदलाव है रूप क्या है, व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में जुड़ता है, उसका बच्चे क्या है स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हैं। छात्र वर्णों के उच्चारण स्थान को सूत्रबद्ध करते हैं। वर्णों के जो क्या है उच्चारण स्थान है, ठीक है, उनको छात्र क्या है सूत्रबद्ध करते हैं। छात्र वर्णों के उच्चारण स्थान को परिभाषित करते हैं। संभोग से संबंधित पूर्व ज्ञान। छात्र सामान्यतः वर्णों का उच्चारण करते हैं। स्पष्ट रूप से क्या है छात्र क्या है वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, सामान्यतः वह क्या है वर्ण को उच्चारित करते हैं। छात्र को वर्णों के उच्चारण स्थान की सामान्य जानकारी, उनको क्या है पूर्ण जानकारी नहीं है, सामान्य जानकारी है, और उससे क्या है इंग्लिश से पूछा जाए तो ये कहते हैं कि क्या है मुख से क्या है वर्ण का उच्चारण किया जाता है। वह मुख के जो क्या है किस भाग से किया जाता है वह यह स्पष्ट नहीं कर सकते, तो उनको क्या है उच्चारण की क्या है सामान्य जानकारी है। छात्र वर्णों को क्या है छात्र वर्ण में पहचान करते हैं, स्वर या व्यंजन वर्ण क्या है इनमें पहचान कर लेते हैं। संभावित त्रुटियां हैं। छात्र वर्णों के उच्चारण स्थान को परिभाषित करने में क्या है त्रुटि करते हैं कि उच्चारण स्थान का मतलब होता क्या है। तो अध्यापक के द्वारा क्या है छात्रों के वर्ण के उच्चारण स्थान की परिभाषा को या उसको स्पष्ट क्या है करवाया जाएगा कि जिस मुख में क्या है मुख के जिस भाग से क्या है जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। छात्र वर्णों के उच्चारण स्थान को बताने में त्रुटि करते हैं। अध्यापक द्वारा छात्रों को वर्णों के उच्चारण स्थान का क्या है अभ्यास करवाया जाएगा। छात्र वर्णों के उच्चारण में त्रुटि करते हैं और अध्यापक द्वारा क्या है छात्रों को वर्णों के उच्चारण का अभ्यास करवाया जाएगा। सुझावात्मक शिक्षण विधि, इसमें हम क्या है प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रदर्शन विधि में हम क्या है चार्ट के माध्यम से क्या है मानव मुख का क्या है चित्र बनाकर और उसमें क्या है निशान रेखांकित करके क्या है छात्रों को क्या है प्रत्येक वर्ण का बता सकते हैं कि इस वर्ण का उच्चारण क्या है इस स्थान से किया जा सकता है। अभ्यास विधि के द्वारा अभ्यास विधि में हम क्या है शब्द को लिखकर या वर्णों को लिख के क्या है स्वयं क्या है बोलकर उच्चारित कर वर्ण को उच्चारित कर फिर पुनः क्या है छात्र उसका क्या है अभ्यास करेगा। या क्या है शब्द लिखे जैसे अंधा लिखा तो और के ऊपर क्या है जो अनुस्वर लगा है या आंख दिखा है आंख के ऊपर क्या है जो अनुनासिका है चरण बिंदु है तो इसमें क्या है आप लोग क्या है अंतर समझाएंगे ये क्या है अनुस्वर का उच्चारण क्या है नासिका से होता है नाक से होता है और जो क्या है अनुनासिक है इसका उच्चारण मुख और क्या है नाक से होता है। इसमें जो क्या है वायु है वो मुख से और क्या है नाक से दोनों स्थान से बाहर निकलती है। छात्रों से वर्णों को क्या है उच्चारित करवा के कि छात्र क्या है वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में क्या है समझ पाए थे कि नहीं पाए हैं तो हम क्या है रणनीति बनाएंगे और छात्रों से क्या है वर्णों का क्या है उच्चारण करवाएंगे। छात्रों से कोई गद्यांश पढ़वाकर कोई गद्यांश पढ़वाएंगे और उस पढ़ने में छात्र क्या है कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों से वर्णों के उच्चारण स्थान पूछकर छात्रों से क्या है वर्णों के उच्चारण स्थान संभावित सीखने के प्रतिफल पर आधारित क्या है 5 प्रश्न। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को लिखिए। मुख में वर्ण उच्चारण के कोई 3 उच्चारण स्थान लिखिए। ट प य और च वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। अनुस्वर व अनुनासिक के उच्चारण में अंतर बताइए। नासिक वर्ण कौन कौन से हैं। ये क्या है संभावित सीखने के प्रतिफल से संबंधित 5 प्रश्न है।
संदर्भ स्रोत व्याकरण की पाठ्य पुस्तक, और इसमें हम क्या है यूट्यूब के माध्यम से क्या है बच्चों को क्या है उच्चारण स्थान बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। मुख्य जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं, या वर्णों को बोलने में मुख के जिन भागों की सहायता ली जाती है वह उच्चारण स्थान कहलाते हैं। वर्णों के जो उच्चारण स्थान है इनको हम क्या है छात्र को सूत्रबद्ध या सूत्र के रूप में क्या है आसानी से सरलता से याद करवा सकते हैं। यदि हम ऐसे ही बता दें कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान से इसका स्थान, तो वो क्या है कंफ्यूज हो जाएगा। तो सूत्र के रूप में हम क्या है जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसमें क्या है अ और आ, कु का मतलब हो गया है क वर्ग के क्या है जितने भी वर्ण अ कु ह और विसर्ज, इसका उच्चारण क्या है कंठ से होता है। तो एक बच्चे के लिए क्या है आसान हो जाएगा। अपोह विसर्जनीय नाम कंठ, यदि सूत्र को याद हो जाएगा तो वर्ण को भी क्या है वो याद कर लेगा कि इस वर्ण का उच्चारण क्या है इस स्थान से होता है। दूसरा है ऋतु यथा नाम ताल, चौवर के जितने वर्ण हैं य और क्या है तालव्य स्वर, इनका उच्चारण क्या है ताल से क्या है होता है। ऋपुरुषाणाम मूढ़ा, टॉवर के जितने वर्ण र और मूर्धन्य स्वर, इसका उच्चारण क्या है मूर्धा से। ऋपुरुषाणाम धन टॉवर के जितने वर्ण है ल और दंत्य स्वर, इनका उच्चारण क्या है दंत से होता है। ऊपू पद्यमान या नाम ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पौवर के जितने वर्ण इनका उच्चारण क्या है ओष्ठ से होता है। यमगण नाम नासिका, जो 5 वर्ग है 5 वर्गों के जो अंतिम वर्ण य ग य म न अण, ये जो वर्ण है इनका उच्चारण क्या है नासिका से होता है। ये है तो ए और ए, ये है तो कंठ ताल, कंठ से भी और क्या है ताल से, इन दो वर्णों का ए और क्या है ए का उच्चारण कंठ और ताल से। कंठ ओ और ओ, जो दो वर्ण है कंठ गले से और क्या है ओष्ठ से। वकार से दंतोष वर्ण, कई बार क्या है छात्र उच्चारण में क्या है जैसे अ और व, इसका क्या है एक जैसा उच्चारण करते हैं, उसी को अ कहते हैं उसी को व कहते हैं। तो व का उच्चारण क्या है दंतोष है और अ का उच्चारण क्या है कंठ। तो यदि हम अ कहेंगे तो कंठ से कहा जाएगा, और यदि व कहेंगे तो व का उच्चारण क्या है दंतोष्ठ। और जो अनुस्वर है, अनुस्वर का जो प्रयोग करते हैं, अनुस्वर का उच्चारण क्या है नासिका है, नाक से क्या है मुख की हवा बाहर निकलती है। और जो क्या अनुनासिका है जिसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं, इसका उच्चारण क्या है नासिका और मुख से है, इससे जो हवा है वह मुख और नाक दोनों स्थान से बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से क्या है मेरा वर्णों के उच्चारण स्थान पर संबोध। ग्रुप 6 अपेक्षित सीखने के प्रतिशत में हमने लिया है कि छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात की अवधारणा समझते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग करते हैं, संपूर्ण त्रिभुज में कोण के संगत लंब और आधार की पहचान करते हैं। समूह से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान में है कि बच्चा अनुपात की समझ रखता है, संपूर्ण त्रिभुज की समझ रखता है, पाइथागोरस की प्रमेय को जानता है। त्रुटि विश्लेषण में कक्षादर्शी शिक्षण के अनुभव के आधार पर त्रुटियां आती हैं। पहला है लंब और आधार में भेद नहीं कर पाते हैं। संपूर्ण त्रिभुज उसको पता है, अगर उसको कहीं लंब और आधार
भुजा लंब है और इस कोण की संलग्न भुजा ये आपकी आधार कहलाती है। इसी के साथ एक और चित्र हमें मिला है, सी पर कोण थीटा है, इससे होता है कोण की संलग्न भुजा समभुजा ये आपके पास लंब है और इस संलग्न भुजा ये आपकी आधार है। कोण की समभुजा लंब और कोण की संलग्न भुजा आधार कहलाती है। इस चित्र के हिसाब से अगर हम देखें तो थीटा के साथ ये ए बी आधार और ये में आपके पास ये लंब और ये आपके पास आधार है। दूसरा हमारे पास संभावित त्रुटियां में है त्रिकोणमितीय अनुपात की अवधारणा समझने में त्रुटि करते हैं। प्रदर्शन विधि के द्वारा अनुपातों की अवधारणा को स्पष्ट किया जाता है और जो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, इनपुट के आधार पर हमने साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। चित्र के हिसाब से हमने देखा तो आपके पास क्योंकि सी बिंदु पर थीटा है इस हिसाब से लंब बटे कर्ण समकोण की समभुजा कर्ण है ये पता है, पहले बिंदु में क्लियर हो गया है कि इसकी समभुजा आपके पास लंब और ये संलग्न भुजा आधार है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी ए बी बटा ए सी, इसी तरह कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार सिंगुलर, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। यहाँ से हम देखें तो साइन थीटा लंब बटे लंब है और आपका कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है। एक और फिर फॉर्मूला क्लियर हो जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तीसरा हमारे पास है त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुप्रयोग। हमने यहाँ पर एक सवाल दिया है बच्चे को, एक समकोण त्रिभुज है 3 सेंटीमीटर या 3 और आपके पास एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि अनुपात है लास्ट में जो इसका रेशो निकलने के बाद इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर हमसे कहा गया कि इसमें आप जो है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, क्योंकि जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात या कोई सा भी निकालेगा उसको तीनों भुजाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पर एक आपके पास पाइथागोरस की प्रमेय को जानता है पूर्व ज्ञान में था, इस ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसमें कर्ण का मान निकालेंगे। आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण निकलने के बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि मुझे पहले सबके फॉर्मूला क्लियर कर दिए थे वो सही फॉर्मूला से अप्लाई करके वो छोटे छोटे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर देगा। उसके बाद आकलन की रणनीति में हमारे पास है प्रश्न उत्तर के माध्यम से संभावित सीखने के प्रतिफल पर आधारित प्रश्न। दूसरा है यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तीसरे में हमने 1 अपॉन tan ए इज इक्वल टू डैश फॉर्मूला लिखना है वहां पर, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू डैश। यदि सेक ए इज इक्वल टू 5/4 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। संदर्भ स्रोत हमारे पास एनसीईआरटी कक्षा 10 की लड़की पाठ्य पुस्तक। समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन ए इज इक्वल टू 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस इज इक्वल टू आधार बटा लंब, सेक इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार और कोसेक इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब। इसमें हमने सीखने के जो प्रतिफल लिए हैं उसमें हमने वृत्त की स्पर्श रेखा की अवधारणा को समझते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा को खींचते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। संभोग से संबंधित पूर्व ज्ञान, रेखा एवं रेखाखंड की जानकारी रखते हैं, कोणों की जानकारी रखते हैं, वृत्त के भागों की जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात त्रुटि विश्लेषण में कक्षा शिक्षण में जो हमने अनुभव किया है वो संभावित त्रुटियां थी कि छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते और इसके लिए हमने विभिन्न उदाहरण एवं गतिविधि द्वारा छात्रों को स्पर्श रेखा एवं छेदक रेखा को समझाया। दूसरी जो त्रुटि थी वो स्पर्श रेखा खींचने में त्रुटि करते हैं, इसीलिए हमने गतिविधि द्वारा वृत्त पर स्पर्श रेखा को खींचना सिखाया। बाहर से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को मापने में त्रुटि करते हैं। यही गतिविधि द्वारा हमने बच्चों को बताया कि बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा को
कैसे मापते हैं। इसमें कुछ सुधारात्मक जो शिक्षण विधियां हैं हमारी, तो प्रदर्शन विधि है। प्रदर्शन विधि में हमने गतिविधि के आधार पर छेदक और रेखा को समझाया। छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक वृत्त लेते हैं और वृत्त के व्यास जो जीवा होती है, जैसे हमने यहाँ से कोई रेखा बना दी, पी क्यू कुछ भी नाम दे दिया उसका, और उसके समांतर हम ऊपर की और नीचे की क्या करते हैं, समांतर रेखाएं खींचते हैं। यानी कि ये छेदक रेखाएं होंगी। आप देखोगे जैसे जैसे व्यास से वो ऊपर जाता है, एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि धीरे धीरे जीवा की लंबाई घटती जा रही है और जैसे खत्म हो जाती है, यानी कि संपाती हो जाती है। और यहाँ पर अगर आगे भी इसमें रेखाएं खींचते जाए तो ये कौन सी रेखा होगी, यह छेदक रेखा नहीं होगी। बच्चा ये पूछेगा ये कौन सी रेखा होगी, जब वो स्पर्श करके भी वो रेखा जा रही है तो हम बच्चे को बताएंगे कि ये रेखा कौन सी है, स्पर्श रेखा। जैसे हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी आते रहेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आ रहा है हर जीवा की लंबाई लगभग घटती जा रही है। और जैसे ही वो परिधि पर आता है, जैसे वो परिधि पर आता है समाप्त हो जाती है। ऐसा पूछेगा ये कौन सी रेखा है, तो हमको बताएंगे कि ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। दूसरी बात वो हमसे पूछेंगे कि वृत्त पर क्या है, क्योंकि स्पर्श रेखा खींचने को गलतियां करता है। तो हम पहले में क्या करते हैं, एक वृत्त लेते हैं। जैसे हमने कोई वृत्त दे दिया, उसके अंदर कोई बिंदु होगा, कोई भी नाम दे दिया, पी क्यू आर एस जो भी होगा, और कई सारी रेखाएं होंगी, जैसे ये भी होगी, ये भी, लेकिन इससे वो ये कह रहे हैं कि वो सारी छेदक रेखाएं हैं, ये तो स्पर्श रेखा नहीं है। इससे क्या चीज निकल कर आई कि वृत्त के अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती। ये क्लियर होगा कि वृत्त के अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती। दूसरे में हम क्या करते हैं कि एक वृत्त है, एक वृत्त होता है, हम वृत्त की जो परिधि होती है कोई एक बिंदु ले लिया, उस पर हमने कोई रेखा खींची, बच्चे ने एकदम तुरंत बोले, क्योंकि हमने पहले केस में वही किया था, तुरंत बोले ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा। हम उसको ये भी बताएंगे कि वृत्त की परिधि पर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, कई सारे बिंदु हो सकते हैं, एक नहीं हो सकते, कई बिंदु कई रेखाएं हो सकती है, यानी कि वृत्त की परिधि पर हो गया अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है। तीसरे केस में क्या होगा कि अगर कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई क्या है, कोई बिंदु है, जैसे हमने इसको हटा दिया, हमने कोई वृत्त के बाहर कोई वजह मिल गया, जैसे ये लिया, ये देखिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने स्विच से मिलाया तो ये जो बाहर बिंदु है उसको ऐसा, ये कितनी जगह पर टच कर रहा है, उसको कितनी जगह पर स्पर्श कर रहा है, दो जगह पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए क्लियर हो जाएगा। इसे बच्चे ने दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि किसी बाहर बिंदु से वृत्त पर किसी बाहर बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो कितनी जगह पर वृत्त को स्पर्श करेगा, तो दो जगह पर स्पर्श करेगा। ठीक है। तीसरी हमने जो हमारी जो समस्या थी, बच्चा क्या करता था, बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा को मापने में त्रुटि करता है। उसमें हमने क्या किया कि जैसे ये बना रखा है, ये कोई वृत्त है, वृत्त से जैसे हम कोई बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई नापेंगे, कोई अगर लंबाई नापी जैसे ये, और उतनी लंबाई हम जो नीचे की तरफ नीचे को देखेंगे, ये भी बिल्कुल पर मिलेगा, इसकी लंबाई इसकी होती है, उतनी ही लंबाई इसकी होती है। इससे क्या क्लियर हो जाता है कि ये जो बाहर बिंदु से क्या होता है, तो इस पर यहाँ पर जो स्पर्श रेखाएं होती है उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। बस आंखों की रणनीति में हम 5 प्रश्न बना लेते हैं, जिसमें किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की चेक करते हैं, बच्चा उसकी जवाब दे देगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अभी हमने चर्चा करेंगे इसमें। वृत्त की परिधि पर होती है, कई स्पर्श बिंदु हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, तो बता देंगे कि अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, बता दिया। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर, छेदक रेखा जो वृत्त के 2 भागों से होकर गुजरती है और स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु से होकर गुजरती है।
जैसे हम लोग मानते कि बाहर इस स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, कोई है जिनमें या लंबाई अलग अलग होती है या बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं होती है, तो वो ठीक करते हैं। संदर्भ स्रोत में हमने कक्षा 9 और कक्षा 10 की एनसीईआरटी हमने इंटरनेट का भी सुबह उसमें इस्तेमाल किया। संबोध सार में वृत्तीय स्पर्श रेखा है, छेदक रेखा की विशिष्ट दशा है जिसमें संगत की बात दोनों सिरों पर संपादित हो जाती है। वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। वृत्त के अंदर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की कोई भी संख्या, वृत्त के अंदर कभी भी कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है, और वृत्त के बाहर बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अपेक्षित सीखने के प्रतिफल में है बेलन की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर कर पाते हैं। तीसरा, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करते हैं, और चौथा है बेलन के आयतन की गणना। तो ये सारे टॉपिक उनको आने से पहले उनको पूर्व ज्ञान है, ठोस आकृति की पहचान करते हैं, उनको पता है कि ठोस आकृतियां कैसी होती हैं। दूसरा है परिमाण, क्षेत्रफल तथा आयतन की अवधारणा से परिचित है, वो जो भी आकृति है उनका परिमाण, क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा से परिचित है। इसके बाद हमारा शिक्षण के अनुभव के आधार पर बेलन की अवधारणा को नहीं समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बेलन कैसे है वो किन ज्यामितीय आकृतियों से मिलकर बना हुआ है, तो फिर इनकी उदाहरण द्वारा बेलन की अवधारणा को स्पष्ट कर दो। दूसरा है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर नहीं होता। उनको क्लियर नहीं होता है कि अगर पूछा जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इन दोनों को डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो हम प्रयोग और प्रदर्शन के द्वारा इनके अंतर को स्पष्ट करते हैं। फिर बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन की गणना करने में त्रुटि करते हैं। जो एक संख्यात्मक अगर प्रश्न आ जाते हैं या सामने कोई बात की प्रश्न आ जाता है, तो इस तरह के प्रश्न वो हल नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने उनके लिए अभ्यास प्रश्न बनाए हैं, वर्कशीट बनाई हमने, उनसे उनको अभ्यास कराया जाता है। अब मैं जो समाधान है उनके लिए हमने जो सिद्धांत शिक्षण से जुड़ा कुछ यहाँ तक निर्धारित की थी, तो विधि पहली विधि है खेल में सीखना, ये हमारी गतिविधि है सबसे। तो इसमें जो हम क्या करते हैं कि सीखे जो शिक्षा में तरक्की करता है, हमारे पास जो जैसे 1 रुपए की या 5 रुपए के जैसे सिक्के हैं, उनको इकट्ठा करके जो है ढीली मुट्ठी बनाते हैं, और ढीली बनाने के जो वो जो आकृति बेलनाकार दिखाई देती है, इससे क्या होगा कि हमारे जो बेलन की अवधारणा है जो वो स्पष्ट होती है। क्योंकि सबसे पहले हमने जाना कि बेलन की अवधारणा को नहीं समझते, तो बेलन की अवधारणा को समझाने के लिए हमने सिक्कों की डेली का वहाँ पे प्रयोग किया है। तो वहाँ पे बिस्किट की डेली, रोटियों की डेली, और भी जो दैनिक जीवन में अगर इस टाइप के गुटके हैं लकड़ी के कटे होते हैं, गोल बिल्कुल समान आकृति के, उनकी डेलियां भी बना करते हैं, और उनकी डेलियां बना करके हम वास्तव में जो बेलन की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो दूसरे यहाँ पे बेलन की क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल में स्पष्ट नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारे जो प्रयोग प्रदर्शन था वो यह है कि हमने जो है एक कारण दे दिया इस प्रकार, लेकिन आयताकार ये वर्कशीट कह दिया इसको, ये हमारे आयताकार वर्कशीट है, यहाँ की काट नंबर में हमें जो निर्धारित है इसको हम इस बार से वर्तुल मॉडल के क्रम से जैसे कि तीन बना था तीन नंबर वैसे ऐसे जिस प्रकार से हम होंगे तो हमारी ये आकृति मात्रा बढ़ेगी। ये आकृति आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो हमने वर्कशीट दी थी वास्तव में ये आयताकार आकृति है, और हम जानते हैं कि आयताकार आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान में हमने लिया है कि वो आयतन क्षेत्रफल वृत्त क्षेत्रफल निकालना जानता है, लंबाई गुना चौड़ाई का आयतन क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई को ये वर्ग किया है हमारा, हमने लंबाई को एल कह दिया और ये चौड़ाई को एल कह दिया। वास्तव में ये एल है, ये जब हम इसको मोड़ रहे हैं जब से ला रहे हैं, तो ये जो परिधि है ये लंबाई में आ रही है हमारी, तो ये होगी 2πr, तो 2πr इंटू एच, ये जो है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब अगर हम ये मालूम करें कि हमारे पास जो ये बेलन है, ये जो अभी जो दोनों सिरों से जुड़ा है, इसको अगर बंद करना है तो हमको
आपको दो वृत्ताकार जो है वर्कशीट के पहले कागजों की जरूरत पड़ेगी। इन पहले दो वृत्ताकार जो इसके हैं उनको हमें रखना है। तो ढक्कन में तैयार कर लेंगे। तो जब हम ढक्कन तैयार करेंगे और लेंगे तो वो इस प्रकार से दिखेगा, जैसे कि हमने आप देख रहे हैं इसके दो ढक्कन होते हैं। और इसमें हम ये देखेंगे कि पहले क्या वाली आकृति थी हमारी, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, जितना सीट का क्षेत्रफल था, और सीट का क्षेत्रफल था 2 पाई r। और हमने दो सिरे और लेते हैं, तो जब दो सिरे और लेते दोनों सिरे क्या है वृत्ताकार है। वृत्त के क्षेत्रफल की जानकारी पूर्व ज्ञान में हमने लिया है इसको। तो ये हो जाएगा सब इसका इस समय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र प्लेन यानी कि सीट का क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी दोनों सिरों का हमारे जो है ये वृत्ताकार ढक्कन है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें संख्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर हम कॉमन लेंगे तो s प्लस आर हमारा आ जाएगी। और इसमें थोड़ा सा तो गणितीय रूप देने की हमने कोशिश की थी यहाँ भी, तो मैंने बताया वो चीज यहाँ पे लिया है 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर प्लस आर पे लिया है। और इसमें हमारे संभव की थोड़ा लंबा हो जाएगा हमारे पास, और एक साथ इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की जाना, तो आयतन को हमने बहुत ज्यादा इसमें जोर नहीं किया, क्योंकि हम चाह रहे थे जब बेलन की अवधारणा से उनको परिचित हो जाएगा और सारी बातें वो जान लेगा तो बेलन का आयतन निकालने में उनको जो है बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो सीधे हमने बताया बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल गुणा होता है। यहाँ आप आधार की क्रिया बता है बेलन की ऊंचाई है। और जो वर्कशीट है हमारी वर्कशीट के माध्यम से अभ्यास विधि जो हमारी है वो मानदंड की रणनीति में आ जाते हैं। पिछले वाले पे क्वेश्चन है तो वो अभ्यास कुछ भी इसमें लिखे हैं। बेलन के आयतन का सूत्र बताइए। बच्चों का सवाल हमने लिया है इसमें कि आप 2 चित्र दे देंगे, इसमें हरा पेट बटा एक में नीला पेट बटा एक प्रकार इनके मतलब पेट के डिब्बों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 2 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 3 हर एक डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। चौथा इसमें देखिए हमने दोनों को उनसे किस डिब्बे का आयतन अधिक होगा। ये हमारी जो है आकलन की रणनीति थी। और संदर्भ सूचना हमारा एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक, और उसमें वेबसाइट में हमने नीचे जहाँ पे क्वेश्चन ये यहाँ पे नोट किए हैं www.online-learning.com। संभव कार्य है कि ज्यामिति में बेलन एक भौतिकी है जिसका पार्श्वपृष्ठ वक्र से समान सतह में वृत्ताकार होते हैं। नंबर 2 बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे 2 पाई आर की अच्छी प्रकार हो गया। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h। तो इस तरह से हमने जो है ये दर्शन बनाया था। तो इसकी कोई कमियां रही तो आप वो बताएगा। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये अभ्यास हुआ। अभ्यास शुरू से जो छोटे स्टेप से बड़ी ओर सवाल की ओर ले जाया जाता है, शुरू की ओर ले जाया जाता है। तो ये ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत होगी कि आकृति की रचना करते हुए ये मिलेगी व्यास और ऊंचाई उससे पूछा कि त्रिज्या कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब हमें इसका वापस निकालना है, तो सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र बता देगा बच्चा यही तो अभ्यास। और सूत्र में आप पाई रख दिया, आगे लेके कितना रखें तो बताएगा जितना निकाला उसमें बताएगा कितना रखें, ऐसे लेके कितना रखें जितना उसमें निकाला कितना रखें, ये बात है। तो जो आप करेंगे अभ्यास में आप व्यक्तिगत एक्टिविटी बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो अभ्यास की स्टेप भी होती है। सवाल बहुत होगा, ये अभ्यास आवश्यक नहीं, ये बहुत जरूरी है तो कुछ ऑर्डर की रणनीति होगी। अभ्यास में समीक्षा लेकर के उसी से बात को निकलवाना, जैसे जवाब उसमें लेते हैं लोग समीकरण में dx स्क्वायर प्लस dx उसका उत्तर कितना है, जो आया कितने के 1 है 4 है, तो a बराबर कितना होगा 4, वही है। ये इतना थोड़ा सा जो व्यक्तिगत में करना होगा कार्य तंत्र निरूपित करता है। तीसरा है कार्य तंत्र विमुक्ति निर्देशना की अवधारणा को स्पष्ट करता है।
कार्य तल को नहीं समझता है, इसको हम प्रकृति द्वारा दिखाते हैं, और कार्य तल पर लक्ष्यों को ना समझ पाता है। फिर इसमें इसके लिए हमने गतिविधि दिखाई है, और कार्य तल पर बिंदु के निर्देशांकों को ना दर्शाना है, इसके लिए हमने ग्राफ पेपर यूज किया है। उनका अभ्यास विज्ञान सर हमारी जो विश्लेषण में कार्य को ना समझ पाना, इसका पूर्ण ज्ञान इसी तल पर प्रतिशत रेखाओं को जानना है। अगर तल के बारे में जानते हैं तो कार्य तल से सस्पेंस है, तो कार्य तल की प्रकृति द्वारा कार्य पर हमने एक बिंदु किसी भी कार्य पर, फिर बच्चों से कई क्या किसी भी बात बचा सकते हैं कि स्थिति क्या है, वो बच्चे की स्थिति दाएं बाएं क्वेश्चन चाहिए, हम इस कार्य को करके और बातें को विचार कहाँ से है और नौ की बात की स्थिति इसी पता चलती है कार्यक्रम इसकी बच्चों की अगर आप रो और कॉलम में दिखाएं तो एक बच्चे की टीचर से किस दूरी पर है, तब उस स्थिति के अनुसार हम वो बिंदु कहेंगे जिसके निर्देशांक होंगे, क्योंकि हमने पहले प्रोग्राम में बताया कि संख्या रेखा को संख्या को निरूपित करना जानता है, अर्थात बहुत यूनिवर्सिटी बाएं तरफ के संख्याओं को निरूपित करना जानता है कि दाएं तरफ की रेखाएं धनात्मक पूर्णांक होगी और बाएं तरफ की रेखाएं ऋणात्मक पूर्णांक होगी। वैसे हम इस रेखा को ऐसे उदाहरण कर सकते हैं, तो वो स्थिति है कि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक नीचे निशान और संभव सार्वजनिक कार्यक्रम क्या है, वर्धन जिसमें क्षेत्र का उदाहरण देता है, किसी भी स्थिति को बताते कार्यक्रम कहलाता है। मूल बिंदु नाम तथा क्षेत्र रेखाओं के प्रतिशत बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, निर्देशांक क्षेत्रीय रेखा को एक्स तथा ध्रुवोदय रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स के निर्देशांक को भुज तथा वाई अक्ष के निर्देशांक को भुजी कहते हैं। कार्य 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश गणना, द्वितीय चतुर्थांश निरूपण,